हर्निया क्या होता है? ऑन एन एवरेज 5% जो पॉपुलेशन है उसमें आपको हर्निया मिल जाएगा। ऑपरेशन के बाद में जब मरीज घर पे जाता है तो प्रैक्टिकली नॉर्मल होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। तो घर के अंदर वो आराम से घूम फिर सकता है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है, अपने हल्के फुल्के काम कर सकता है। और 7 दिन बाद जब उसको बुला के इसके स्टिचेस निकाल देता है, उसके बाद वो अपना रूटीन ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकता है। हर्निया कितनी तरह के होते हैं? हर्निया क्या होता है, इसके 2-3 तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही होता है तो वो तो कॉन्जेनाइटल हर्निया कहलाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आदमी डेवलप हो जाता है, बन जाता है पूरा, उसके बाद जो हर्निया आता है वो एक्वायर्ड हर्निया कहलाता है। तो जिस जगह पे होता है उस जगह के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया जाता है। हर्निया का कोई उम्र से भी संबंध होता है? जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है उसकी एब्डोमिनल वॉल कंपैरेटिवली वीक हो जाती है, टिश्यू वीक हो जाती है, तो हर्निया डेवलप होने के कुछ चांसेस होते हैं। उसे कैसे पहचान में आएगा कि वो हर्निया की बीमारी से ग्रसित हो गया है? स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना पेशेंट को शुरू होता है, जैसे इंग्वाइनलिज्म डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको, या बार बार में कभी उसको पेन होता है। इलाज तो हर्निया का एकमात्र ऑपरेशन ही है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। हर्निया महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। कुछ पर्टिकुलर हर्निया जैसे होते हैं जो मेल्स में ज्यादा होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हर्निया जैसे होते हैं जो फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। स्क्रीन चेकअप में इसके बावजूद कि पेशेंट को पता नहीं है, क्या पता लग जाता है कि हर्निया की समस्या से शुरू हो गई है? इन चेकअप में सोनोग्राफी में के थ्रू अपन इसको मालूम कर सकते हैं। एक नॉर्मल सर्जरी है, इसमें कभी कभी कुछ इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है पेशेंट के लिए। हर्निया की सर्जरी बेसिकली एक नॉर्मल सर्जरी होती है। अगर हम इसको ओपन सर्जरी कंसीडर करते हैं तो इसको बेसिक सर्जरी मानी जाती है। इलाज एकमात्र इसका यही है ऑपरेशन, तो उसको अनड्यू उसको डिले नहीं करना चाहिए। तो 1% चांसेस होते हैं किसी भी हर्निया में कि रिकरेंस की संभावना बनी रहती है। दोस्तों नमस्कार। सर्जरी हमेशा से एक डर और झिझक का शब्द रहा है, और अगर सर्जरी सीनियर सिटीजन यानी 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को करवानी हो तो थोड़ा सा डर ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर यही सर्जरी 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हो तो फिर व्यक्ति कोशिश करता है कि सर्जरी ना करवाई जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर सर्जरी 100 साल से ऊपर के व्यक्ति हो तो क्या करेंगे? पेशेंट मना कर देगा, अटेंडेंट मना कर देंगे, और शायद डॉक्टर भी सर्जरी करने से झिझकेगा। लेकिन ऐसा ही एक कमाल किया है देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर DS मलिक ने। उन्होंने 103 साल के पेशेंट का हर्निया का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। इस 103 साल के पेशेंट के ऑपरेशन के बाद मीडिया में डॉक्टर DS मलिक की खूब सराहना हुई। इसके साथ ही विश्व के सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति का ऑपरेशन हर्निया का करने के कारण उन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सर्टिफिकेट प्रदान किया। इसके साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी अपने रिकॉर्ड में उन्हें स्थान प्रदान किया। आज के इस पॉडकास्ट में हमने खासतौर से इनवाइट किया है देश के जाने माने जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर DS मलिक को। डॉक्टर DS मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट में हम हर्निया के बारे में वो तमाम तरह की जानकारी डॉक्टर DS मलिक से लेंगे। हर्निया क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, और पूरा सिस्टम क्या है हर्निया का। इसके साथ ही जिन 103 साल के पेशेंट का डॉक्टर मलिक ने ऑपरेशन किया, हम उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, किस तरीके से सावधानी रखी गई, और किस तरीके से ये जो कीर्तिमान रचा गया है उसको डॉक्टर मलिक ने पूर्ण किया। डॉक्टर मलिक पिछले 49 साल से सर्जरी कर रहे हैं और अब तक करीब 30,000 से ज्यादा सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर मलिक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये जो कमाल किया है 103 साल के व्यक्ति की हर्निया का ऑपरेशन करने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इसके पहले कि हम उस ऑपरेशन के बारे में बात करें, आज के इस पॉडकास्ट में हम हमारे दर्शकों को हर्निया के बारे में तमाम तरह की जानकारी देना चाहेंगे। हर्निया क्यों होता है, कैसे होता है, क्या पहचान होती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बताइए कि हर्निया क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जो अपनी एब्डोमिनल वॉल होती है इसमें किसी किसी जगह पे कोई वीक स्पॉट होता है। तो जब इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट तो आता है पूरे एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा जो जगह वीक होती है उसे। तो उस वीक को वो पुश करते करते अल्टीमेटली उसमें डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, वो हर्निया कहलाता है। तो एब्डोमिनल वॉल में जो एक्जेक्टली डिफेक्ट हुआ वो हर्निया हुआ। उसके अंदर जो कंटेंट्स आते हैं, जैसे इंटरनल प्रेशर पुश हुआ तो बेसिकली इंटेस्टाइन्स फ्री होती है वहां पे, या मोमेंटम रहता है। तो मोस्ट ऑफ कॉमनली ये दो चीजें इसके अंदर आती है, ये हर्नियल कंटेंट्स कहलाते हैं। ये डॉक्टर साहब, हर्निया जो होता है उसका कारण क्या होता है, क्यों होता है हर्निया किसी के शरीर में? कोई कोई वीक स्पॉट होता है, तो एग्जैक्टली ये वीकनेस क्यों होती है? ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, या जो आजकल जो लेटेस्ट इसकी थ्योरी डेवलप हुई है कि एब्डोमिनल वॉल बायोलॉजी जो इसमें इन्वॉल्व होती है, तो टिश्यू स्ट्रेंथ के लिए कोलेजन टिश्यू एक होता है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें टाइप 1 कोलेजन होता है जो मैच्योर होता है, टाइप 3 होता है जो इमैच्योर होता है। तो ये जो रेशियो होता है टाइप 1-3 का,
ये डिस्टर्ब होकर डिक्रीज हो जाता है, तो वो जगह पे पर्टिकुलरली वीक हो जाती है। तो स्पेशली हर्निया केसेस में जैसे कि स्किन वेब सिलिका के भी माना गया देखा गया, तो ये कोलेजन रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस होती है और इसकी वजह से हर्निया डेवलप होता है। हर्निया कितनी तरह के होते हैं? देखिए हर्निया क्या होता है, इसके 2-3 तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो अगर मान लो बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही होता है तो वो तो कॉन्जेनाइटल हर्निया कहलाता है, या जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आदमी डेवलप हो जाता है, बन जाता है पूरा, उसके बाद जो हर्निया आता है वो एक्वायर्ड हर्निया कहलाता है। दूसरा क्या होता है कि कई जगह पे ये हर्निया होते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो जिस जगह पे होता है उस जगह के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया जाता है। जैसे ग्रोइन रीजन में अगर हर्निया होता है तो ग्रोइन हर्नियास कहलाते हैं, जिसमें इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन होता है, या फीमोरल हर्निया होता है, या ऑपरेटर हर्निया होता है। ऐसे ही एब्डोमिनल वॉल जैसे अम्बिलिकस पे हर्निया होगा वो अम्बिलिकल हर्निया कहलाएगा। एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहलाएगा। लंबर रीजन में होगा तो लंबर हर्निया कहलाएगा। ऐसे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हाइपोगैस्ट्रिक हर्निया होता है। इसके अलावा कुछ जो रेयर हर्निया होते हैं, जो एब्नॉर्मल साइट्स पे होते हैं, जैसे स्पीसिलियन हर्निया है, या एमियंस हर्निया होता है जिसमें एक अपेंडिक्स आ जाती है हर्निया साइड के अंदर ही। इस तरह से कुछ रेयर हर्नियाज भी होते हैं। तो ये जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा हर्निया कैसा कहलाता है। डॉक्टर मलिक, हर्निया का कोई उम्र से भी संबंध होता है कि इस उम्र में हर्निया की समस्या ज्यादा होती है, इस उम्र में कम होती है? ऐसा डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। बेसिकली अगर मान लो जैसे बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जो हर्निया डेवलप होता है कॉन्जेनाइटल हर्निया होता है, तो बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे भी हर्निया डेवलप हो रहे हैं, और आदमी बड़ा हो उस टाइम पे भी हर्निया डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है उसकी एब्डोमिनल वॉल कंपैरेटिवली वीक हो जाती है, टिश्यू वीक हो जाती है, तो हर्निया डेवलप होने के कुछ चांसेस होते हैं। प्लस इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जिनके अंदर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, या कोई हैवी वेट उठाने वाला होता है, या कोई जैसे बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करता है, किसी के बहुत क्रॉनिक कफ है, खांसी है, बार बार खांसता रहता है, तो इनसे भी एब्डोमिनल वॉल वीक होके, या कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें निकोटीन की वजह से एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है, तो फिर हर्निया डेवलप हो सकते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब किसी इंसान के शरीर में हर्निया की समस्या शुरू हो गई है, तो उसे कैसे पहचान में आएगा कि वो हर्निया की बीमारी से ग्रसित हो गया है? देख हर्निया यूजुअली तो पहचान में आता है जब उसके वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कई भी आए उसके पहले भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना पेशेंट को शुरू होता है, जैसे इंग्वाइनलिज्म डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको, या बार बार में कभी उसको पेन होता है, तो उसको लगेगा कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाएगा। फिर डॉक्टर उसको देख करके बताएगा कि हाँ तुम्हारे हर्निया हो सकता है। उसके लिए फिर वो जांच करवा के कंफर्म करेगा, जैसे सोनोग्राफी है, जिससे हर्निया का पता चल जाएगा कि सोनोग्राफी में हर्निया है या नहीं है, या सोनोग्राफी के बाद नहीं चलता तो सीटी स्कैन आता है या एमआरआई होती है, उससे इसको फिर डायग्नोज करते हैं। अच्छा, हर्निया जो होता है सामान्यतः माना जाता है कि ऑपरेशन उसका एकमात्र इलाज है, लेकिन क्या ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है या फिर दवाओं से उसे ठीक किया जा सकता है? इलाज तो हर्निया का एकमात्र ऑपरेशन ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी भी दवा से किसी भी प्रकार का कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन इसमें आजकल एक ट्रेंड है थोड़ा सा कि वॉचफुल वेटिंग। अगर मान लो कोई सीनियर सिटीजन है या जिसे बिल्कुल अर्ली स्टेज में हर्निया डेवलप हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम आजकल वॉचफुल वेटिंग करते हैं। वॉचफुल वेटिंग का मतलब है कि आप कंटिन्यूअस वॉच में रहो और देख रहे हो, अगर मान लो आपको कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाती है तो फिर आप उसको ऑपरेट करवा दो, तब तक के लिए उसको अपन पोस्टपोन कर सकते हैं। ये वॉचफुल वेटिंग होती है बेसिकली। अदरवाइज इलाज तो इसका केवल मात्र ऑपरेशन है, और इलाज। अच्छा, ये जो हर्निया की समस्या है ये पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से होती है? पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं में कम होती है, या फिर महिलाओं में होती ही नहीं? हर्निया महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। इसमें कई ओपिनियन नहीं, दो ओपिनियन नहीं है। कुछ पर्टिकुलर हर्निया जैसे होते हैं जो मेल्स में ज्यादा होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हर्निया जैसे होते हैं जो फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। जैसे इंग्वाइनल हर्निया है वो मेल्स में ज्यादा होगा, 90% मेल्स में होगा, 10% फीमेल्स में होगा। अगर मान लो अपन फीमेल हर्निया लेते हैं तो 70% मेल्स में होता है, 30% फीमेल्स में होता है। ऐसे इंसीरियल हर्निया लेडीज में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके यूट्रस की वजह से और अदरवाइज एब्डोमेन के ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा इंसिडेंस उसमें हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि दोनों में किसी में नहीं होता, दोनों में ही हर्निया होते हैं। कुछ हर्निया मेल में ज्यादा होता है, कुछ फीमेल्स में ज्यादा होता है। यानी उनकी जो शारीरिक संरचनाएं हैं महिला और पुरुषों की, उसके आधार पर वो हर्निया अलग तरीके से हो जाता है। तो अगर हर्निया किसी को समस्या है लेकिन उसे मालूम नहीं है, तो क्या जो रूटीन चेकअप हम करवाते हैं उस रूटीन चेकअप में इसके बावजूद कि पेशेंट को पता नहीं है, क्या पता लग जाता है कि हर्निया की समस्या से शुरू हो गई है? रूटीन चेकअप में बाकी सारे टेस्ट होते हैं, तो सोनोग्राफी भी उसमें एक पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस का। तो अगर जैसे एब्डोमिनल वॉल हर्निया है तो सोनोग्राफी अगर एब्डोमेन की होती है तो उसमें उसको मालूम चल जाएगा। या अगर ग्रोइन का हर्निया है, मान लो स्क्रोटम की सोनोग्राफी है, तो उसमें क्लियर कट आ जाता है कि इसमें हर्निया है या नहीं। अदरवाइज वैसे उसको मालूम नहीं चलता, लेकिन रूटीन चेकअप में सोनोग्राफी में के थ्रू अपन इसको मालूम कर सकते हैं। यानी आपका कहना है कि रूटीन चेकअप करवाते हैं तो सोनोग्राफी जरूर करवानी चाहिए, जिससे कि हर्निया हमें बिल्कुल पता लग सके, उसी से मालूम चल सकता है। आबादी के प्रतिशत से अगर हम देखें तो हर्निया कितने रेशियो में लोगों को होता है? जैसे अगर 100 व्यक्तियों को माने तो कितने प्रतिशत लोगों में हर्निया की बीमारी पाई जाती है? ऑन एन एवरेज 5% जो पॉपुलेशन है उसमें आपको हर्निया मिल जाएगा। अब इसी तरह से जैसे अगर मेल्स में देखते हैं तो 5 मेल में अगर देखेंगे तो 1 में हर्निया मिल जाएगा आपको।
ऐसे फीमेल्स अगर 50 फीमेल्स को देखोगे तो एक फीमेल में हर्निया मिल जाएगा। तो काफी बड़ा एक रेशियो है ये हर्निया। बहुत कॉमन बीमारी है हर्निया। अच्छा, जब हर्निया अगर एक बार हो गया क्योंकि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा उस पेशेंट को, तो हॉस्पिटल में अमूमन कितना दिन उसको एडमिट रहना होता है हर्निया के ऑपरेशन के लिए? साधारणतः 2 से 3 दिन हम पेशेंट को एडमिट रखते हैं। 2 से 3 दिन का मतलब होता है कि जैसे एक दिन पहले हम एडमिट करते हैं, उससे उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उसको एक फिजिशियन चेक करता है कि मेडिकल पॉइंट से फिट है कि नहीं। एक एनेस्थेटिस्ट उसको चेक करेगा कि ये बेहोशी के हिसाब देने के लिए फिट है कि नहीं और पेशेंट ऑपरेशन के टाइम पे। ऐसे ही मान लो कि उसको कार्डियक एलिमेंट है तो कार्डियोलॉजिस्ट उसको चेक करके फिटनेस देगा। अगर कोई उसको यूरिनरी प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट उसको देख करके फिटनेस देगा। इस तरह से कंसर्निंग फिजिशियन से हम फिटनेस लेते हैं। लेने के बाद में नेक्स्ट डे हम उसको ऑपरेट कर देते हैं। एक दिन हम रखते हैं उसको। सेकंड डे अगर पेशेंट ठीक महसूस करता है तो हम उसको सेकंड डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन के लिए एक दिन रख करके और सेकंड थर्ड डे उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन में हम उसको छुट्टी कर देते हैं। हर्निया का ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन के बाद पेशेंट की सामान्य जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है, काम पे चला जाएगा, काम करना शुरू कर देगा? ऑपरेशन के बाद में जब मरीज घर पे जाता है तो प्रैक्टिकली नॉर्मल होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। तो घर के अंदर वो आराम से घूम फिर सकता है, ऊपर सीढ़ियां चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है, अपने हल्के फुल्के काम कर सकता है। और 7 दिन बाद जब उसको बुला के उसके स्टिचेस निकाल देता है, उसके बाद वो अपना रूटीन ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकता है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये जो हर्निया का ऑपरेशन होता है वो ओपन सर्जरी से होता है या फिर आजकल जैसे लेप्रोस्कोपी करते हैं आप लोग, या फिर रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो गई है उससे भी हो सकता है? देखिए सभी टेक्निक से हर्निया की सर्जरी की जाती है। ओपन सर्जरी जो पहले से चली आ रही है वो आज भी चल रही है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डेवलप हो गई तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी हम कर रहे हैं। इवन आजकल रोबोटिक सर्जरी भी हर्निया के लिए हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये फैशन टाइप चीज है, मतलब अप्रोच इसमें केवल डिफरेंट होती है। अल्टीमेट ऑपरेशन तो वही होना होता है जो ओपन में करते हैं, वही लेप्रोस्कोपी का होता है, वो रोबोटिक से होता है। एक अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। रोबोटिक में तो डॉक्टर कंसोल के ऊपर बैठ कर अपने रोबोटिक आर्म्स के थ्रू ऑपरेट करता है। लेप्रोस्कोपिक में पेट में अंदर छेद करके उसके थ्रू लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स डाल करके उसमें ऑपरेट करते हैं। ओपन सर्जरी में उसको इंसिजन लगा करके डायरेक्ट अंडर विजन ऑपरेट करते हैं। ये डिफरेंस है। जो हर्निया का ऑपरेशन है और जो सर्जरी होती है, तो एक नॉर्मल सर्जरी है, इसमें कभी कभी कुछ इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है पेशेंट के लिए? हर्निया की सर्जरी बेसिकली एक नॉर्मल सर्जरी होती है। अगर हम इसको ओपन सर्जरी कंसीडर करते हैं तो इसको बेसिक सर्जरी मानी जाती है। जब भी रेजिडेंट एमएस करते हैं तो सबसे पहली सर्जरी होती है जो उसको हर्निया की दी जाती है। यही सर्जरी अगर हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हम इसको एडवांस सर्जरी में लेके चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कम से कम जब तक आदमी 200 300 या 200 250 ऑपरेशंस नहीं करे तब तक हम उसको परफेक्ट नहीं मान सकते। तो इस तरह से जो कर्व होता है, लर्निंग कर्व, वो काफी बढ़ जाता है। रोबोटिक में वो भी ज्यादा कर्व हो जाता है। तो इस तरीके से ओरिजिनली ये बिल्कुल बेसिक सर्जरी थी, लेकिन चूंकि जैसे जैसे टेक्निक्स एडवांसमेंट होती जा रही है, ये भी एडवांस सर्जरी में आता जा रहा है। पेशेंट को हर्निया का ऑपरेशन कराने में डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हर्निया का पता लग गया कि भी हर्निया की बीमारी है पेशेंट के अंदर, लेकिन उसे डर लग रहा है, वो करवाना नहीं चाहता, तो अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाता और हर्निया की जो समस्या उसको वो लगातार अपने साथ लेके चल रहा है, तो आगे जाके उसको क्या समस्या पैदा हो सकती है हर्निया का ऑपरेशन नहीं करवाने का? देखिए हर्निया में एज सच कोई इमरजेंसी नहीं है, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड सर्जरी है। आदमी को जब भी अपनी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट करवाना चाहिए। लेकिन चूंकि इलाज एकमात्र इसका यही है ऑपरेशन, तो उसको अनड्यू उसको डिले नहीं करना चाहिए। क्यों कि अगर वो डिले करता रहेगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिवाय है कि वो साइज में बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आती है कि आते आके इसमें फंस जाती है और वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहलाता है। अगर उसमें सिंपल ओमेंटम ऑब्स्ट्रक्ट होता है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इंटेस्टाइन्स आके फंस जाती है तो उसमें उसके ऑब्स्ट्रक्टिव साइन सिम्टम्स आ जाएंगे। उसके पेट में दर्द होगा, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगी, आंतों में ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको फिर इमरजेंसी में ऑपरेट करवाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हर्निया बिल्कुल टाइट होता है तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हो जाता है, उसमें उसकी ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर इंटेस्टाइन्स को गैंग्रीन होने की संभावना बढ़ जाती है, जो जब ब्लड सप्लाई यहाँ पे होगी तो गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर उसको गैंग्रीन को ऑपरेट करके इंटेस्टाइन्स को ऑपरेट करना पड़ेगा पहले, और हर्निया की सर्जरी तो फिर पोस्टपोन हो जाएगी बाद के लिए, क्योंकि हर्निया इन्फेक्टेड केसेस में मैश लगा नहीं सकते, तो उसके लिए फिर उसको सेकंड स्टेज पे करना पड़ेगा। आपका सुझाव इसमें यही है कि हर्निया का जैसे मालूम चले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, अनड्यू डिले नहीं करना चाहिए, एक प्लान्ड वे में उसको ऑपरेट करवा लो ताकि ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो। अच्छा, एक बार डॉक्टर मलिक हर्निया की समस्या हो गई और हमने ऑपरेशन भी करवा लिया, क्या उसके बाद उसी जगह पर उसी तरह की हर्निया की समस्या दोबारा से होने की संभावना रहती है? रिकरेंस एक ऐसी चीज होती है जिसको होता है कि हर्निया दोबारा हो गया, वो रिकरेंस कहलाता है, रिकरेंट हर्निया कहलाता है।
तो 1% चांसेस होते हैं किसी भी हर्निया में कि रिकरेंस की संभावना बनी जाती है। उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मान लो जैसे किसी का इन्फेक्शन हो गया, किसी की क्रॉनिक खांसी चल रही है, इस तरह से हो गया, बहुत भारी वजन उठाता है बार बार में, तो ऐसे केसेस में रिकरेंस की संभावना होती है, लेकिन वो 1% के बराबर होती है। लेकिन अगर हम एक बार जैसे ऑपरेट कर दिया, उसका फिर रिकरेंट हर्निया ऑपरेट कर दिया, तो उस कंडीशन में फिर उसके 5 to 10% रिकरेंस की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वापस नहीं होगा, उसमें 1% चांसेस ऑफ रिकरेंस तो रहते ही रहते हैं। अच्छा, ऑपरेशन कराने के पहले अगर हर्निया किसी को है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऑपरेशन करवाने के बाद हर्निया के पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑपरेशन करवाने के पहले कोई विशेष चीज नहीं है जिसका ध्यान रखना चाहिए, सिवाय इसके कि उसको कोई बहुत भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज्यादा भागादौड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट होगा। तो ऑपरेशन से पहले तो सावधानी यही है। अगर कोई स्मोकर है तो उसको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, कायदे से उसको 6 महीने पहले स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, तब जाकर के उसको प्रॉब्लम सही रहती है। अदरवाइज क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन इन्वॉल्व होता है, निकोटीन से आपके एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है। दूसरा, स्मोकिंग के इरिटेशन से कांस्टेंट क्रॉनिक कफ बनी जाती है, तो इससे आपको हर्निया में प्रॉब्लम डेवलप होगी या हर्निया रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये रखना चाहिए। ऑपरेशन के बाद में भी आपको शुरू के 2-4 महीने तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है कि आप ज्यादा भागादौड़ी नहीं करें, ज्यादा भारी वजन नहीं उठाए, और ज्यादा खांसी नहीं है, या आपका इंटरनल प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़े। जैसे मान लो किसी की प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, उसको पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, या किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटिव है, उसको मोशन जाने के टाइम जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में फिर रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जिन पेशेंट को डायबिटीज है, क्योंकि बहुत से लोगों को डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टेंट डला हुआ है, तो उन लोगों को हार्निया का जो ऑपरेशन है बहुत इजी है या कुछ विशेष ध्यान रखना होता है? हर्निया का ऑपरेशन में ऐसे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। बेसिक चीज क्या होती है, जैसे डायबिटीज का किसी को है, उसका बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो उसमें हमें इन्फेक्शन का ध्यान रखना था कि ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फ्लेयर अप हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर रिकरेंस की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे अगर कोई हार्ट वाला पेशेंट है तो उन्हें हम कार्डियक पॉइंट से एनेस्थीसिया का ज्यादा रोल होता है उसमें ध्यान रखने का, कि बनस्पत सर्जन को तो वही सर्जरी करनी होती है, लेकिन एनेस्थेसिस्ट को चूंकि उसको मेंटेन करना होता है, एनेस्थीसिया को वो कार्डियक कंडीशन को देखते हुए मेंटेन करना होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर मलिक, ये तो थी हमारे दर्शकों के लिए हर्निया के संबंध में तमाम जानकारियां। जी, अब हम बात करेंगे जो एक सर्जरी में आपने कमाल किया कि 103 वर्ष के पेशेंट का आपने हर्निया का ऑपरेशन किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और आपको बहुत सारे अवार्ड भी इसके लिए मिले, मीडिया में बहुत सराहना की हुई है। तो जरा उसके बारे में बताइए कि जब वो 103 साल के जो पेशेंट थे तुलसीराम शर्मा, जिनका आपने ऑपरेशन किया, वो जब यहाँ पर आए तो उनको क्या क्या समस्याएं थी जिनको आपको लगा कि इनको ऑपरेशन करना चाहिए हर्निया का? देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, जब पेशेंट जब मेरे पास में आए, 103 वर्ष के व्यक्ति थे, तो चलते हुए आए यहाँ पे, तो मैंने जो देखा तो मैंने कहा तो आदमी तो काफी सीनियर लगता है। फिर उन्होंने बताया, नहीं साहब मेरी तो 103 साल की उम्र है और मेरे को हर्निया का प्रॉब्लम है, मेरे को ऑपरेशन करवाना है। तो ये जो चौंकाने वाली बात है कि पेशेंट खुद ने आकर के मेरे को ये कहा कि साहब मेरे को तो ऑपरेट करवाना है। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है कि आप देखो सीनियर सिटीजन होते ही आदमी घबराने लग जाता है सर्जरी से, या आदमी खुद की फीलिंग होती है तो उसका अटेंडेंट्स भी कहते हैं साहब आप इस उम्र में क्यों ऑपरेशन करवाते हो। इवन इस पेशेंट को भी, जो इनको पिछले 20 वर्ष से तकलीफ थी और इन्होंने कई बार कई सर्जन को दिखाया भी बीच में, तो उन सर्जन से भी यूजुअली एडवाइस दी कि साहब क्यों इस उम्र में ऑपरेट करवाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे वेट करते करते ही वो उनको 20 साल से परेशानी हो गई। फिर अब उनकी स्थिति ये हो गई कि हर्निया इतना बड़ा हो गया कि उनको चलने में भी दिक्कत आ रही। अब 103 साल व्यक्ति से आप ये तो एक्सपेक्ट करते नहीं कि वो घर में कोई काम करते होंगे ज्यादा, लेकिन अगर वो रूम्स के एक रूम के दूसरे रूम में जाते हैं, या ड्राइंग रूम में जाके या बेडरूम में जाते हैं, उसमें उनको परेशानी होने लगी, तो फिर वो चिंतित हो गए, अब तो करवाना ही चाहिए मेरे को ऑपरेशन। तो उनके अटेंडेंट्स भी समझदार थे, प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री में, तो वो भी समझदार थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया और फिर वो दिखाने के लिए मेरे पास आए। तब फिर मैं जब उनका देखा कि पेशेंट खुद ही विलिंग है, और अदरवाइज जनरल फिटनेस भी उनकी अच्छी थी, इसमें ऐसी कोई दो बात नहीं कि कोई बहुत ज्यादा वीकनेस हो या बहुत ज्यादा कोई बीमार आदमी हो, लेकिन उनको एंजियोप्लास्टी हो रखी थी 10 साल पहले। तो हमने उनको एडवाइस कर दिया कि ठीक है हम आपको ऑपरेट कर देते हैं। उनको पहले तो हमने सारी चीजें समझाई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाए, देखो सर्जरी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बाद में इन्फेक्शन भी होता है, जब इतनी एज में तो बॉडी रेजिस्टेंस भी कम होता है, ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स टिश्यूज हैं वो भी वीक हो जाते हैं, दूसरे सिस्टम से वीक होते हैं, उन सारी चीजों को हमें देखना होता है। तो इन सब चीजों को देख हमने उनको सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझाए, तब उन्होंने एग्री दी कि यार कि भाई ठीक है साहब तो मैं ऑपरेशन कर दो, क्योंकि मेरे को चलने में भी दिक्कत होती है, इवन टू द एक्सटेंट कि उनको कई बार अपने हड्डियों को हाथ से सपोर्ट करके फिर चलना पड़ता था, इसलिए वो ज्यादा परेशान थे। यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि पेशेंट खुद भी तैयार थे ऑपरेशन कराने को और अटेंडेंट भी तैयार थे। लेकिन जब डॉक्टर के पास यानी जैसे आपके पास केस आया तो
एक दिल में झिझक होती है कि 103 साल के पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे, कल को अनइवन बात हो गई या आपके जो टीम मेंबर्स थे, तो आपको एक बार भी झिझक हुई या फिर कॉन्फिडेंस से शुरू में कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं कर दूंगा, क्योंकि ये भी आपका मेरे ख्याल में 100 साल के ऊपर के व्यक्ति का ऑपरेशन का पहला ही केस था आपके साथ भी है। देखो झिझक तो खैर कुछ भी नहीं थी हमारे को, लेकिन हमें दिमाग में चिंता जरूर रहती है कि यार इस वही को अपन ऑपरेट करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो उसी के लिए हमने उसको पूरा काउंसिल किया सबसे ज्यादा कि देखो ये भी संभावना बनती है, ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। और सब हम उनको देखते जब पेशेंट तैयार था, अटेंडेंट भी तैयार थे, तो सर्जरी तो हम भी सारी जिंदगी होगी सर्जरी करते करते, तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें सब डर लग रहा हो या ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेजिटेशन कुछ भी नहीं था। डॉक्टर मलिक, सामान्यतः जो सर्जरी होती है हर्निया की और 103 साल के पेशेंट की आपने जो सर्जरी की, तो यहाँ पर 103 साल का पेशेंट होने के कारण क्या विशेष सावधानी आपने रखी जो सामान्यतः आप लोग एक कम एज के व्यक्ति के हर्निया के ऑपरेशन में नहीं रखते हैं? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता सर्जरी में। आप सर्जरी अगर 10 साल के बच्चे के करोगे या 50 साल का करोगे या 100 साल करोगे, टिश्यूज वही रहते हैं, सिस्टम सारे वो के वही होते हैं, सर्जरी आपको वही करनी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बेसिकली जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो तो एक एनेस्थेटिस्ट का पार्ट होता है कि वो उसको टिश्यू को कैसे मेंटेन करके चलती है, उनके सिस्टम्स को कैसे रेगुलेट करके चलते हैं सब। तो सर्जरी में ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है उसमें। अच्छा, ये जो पेशेंट थे तुलसीराम शर्मा जी 103 साल के, तो ऑपरेशन के कितने दिन के बाद ये कंफर्ट जोन में आ गए, चलने फिरने लगे? ऑपरेशन के सेकंड डे ही हमने इनको उठा के चला दिया था और दिन में कम से कम 8-10 चक्कर इन्होंने खाए अस्पताल के अंदर, और उससे नेक्स्ट दैट इज सेकंड पोस्ट ऑफ डे हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया, घर भेज दिया। 7 दिन बाद बुला के इनके स्टिचेस निकाल दिए, वो बिल्कुल परफेक्ट थे, फिट थे बिल्कुल। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 103 साल के तुलसीराम शर्मा ने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया, आप जरा उन्हीं के जबानी सुनिए। पेट की वाल मैंने कमजोर रखी तो ये हुआ, तो उसको सुधारने के लिए यू आर गॉड्स मैसेंजर्स, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। रेफर टू डॉक्टर मलिक साहब, he operated on me for 2 hours, but I didn't feel anything. It was painless operation. But after some time there was some pain, but operation was perfect. And he is a great surgeon. अच्छा डॉक्टर मलिक, आप पेशेंट को तो चूंकि ऑपरेशन कराए हुए कुछ महीने हो चुके हैं, आपकी बात भी उनसे होती होगी, बिल्कुल। आज किस हालत में है, किस तरह का फील कर रहे हैं और किस तरह की दिनचर्या उनकी है? आज वो परफेक्टली ऑलराइट है। मैं खुद भी उनसे 2-3 बार जाके घर पे मिल के आया हूँ और अपना रूटीन वर्क सब कुछ करते हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको किसी भी तरह की, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है। ऑपरेशन के बाद से आई एम फीलिंग क्वाइट फिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, जब घर आया उसके बाद कोई मेरे ट्रबल नहीं रही, आई एम परफेक्टली नॉर्मल। डॉक्टर मलिक, आखिर में हर्निया से पीड़ित जो व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा ऑपरेशन में झिझकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनकी झिझक निकाले और किस तरीके से उनको आगे अपना इलाज करवाना चाहिए? देखिए ऐसा है, हर्निया की सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, तो हम पेशेंट को ये कन्विंस करते हैं पहले तो कि देखो ट्रीटमेंट तो एकमात्र ऑपरेशन ही है, वो तो आपको करवाना ही चाहिए निश्चित रूप से। जरूरी नहीं कि आप आज की तारीख में करो, आप प्लान कर लो, इसको अपने तरीके से प्लान करो, और उसके बाद में इसमें डरने की कोई बात नहीं, किसी तरह से झिझकने की कोई बात नहीं, सिंपल सर्जरी होती है। पोस्ट ऑपरेटिवली किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते यूजुअली इसमें, और निश्चित तरह के आप पेशेंट ऑपरेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एज क्राइटेरिया ऐसा कोई नहीं है कि साहब को मेरी ज्यादा एज हो गई तो मैं ऑपरेट नहीं करूँ, क्योंकि अगर मान लो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अगर पेशेंट की डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने से भी कोई मतलब नहीं होता कि वो अननेसेसरी पढ़ाई खाट में परेशान होता है। उससे तो बेटर है कि आप अपनी बीमारी का इलाज करवा के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो और ठीक रहो, आराम से निश्चिंत होकर काम करो, जैसा कि इन्होंने किया। अभी 103 साल के करवाए ऑपरेशन और परफेक्टली ऑलराइट है, आज की तारीख में कोई इशू नहीं है, तो इसलिए डरने की कोई वजह नहीं होती इसमें। आपको इलाज सिंपल से हो जाता है, उल्टा आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है ताकि आप आसानी से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, ये थे देश के जाने माने जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर DS मलिक, जिन्होंने हमें हर्निया के बारे में A to Z एक एक चीज बहुत विस्तार से बताई और साथ ही बताया कि हर्निया के अगर आपको परेशानी है और आप किसी भी एज ग्रुप में हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और खुद उन्होंने 103 साल के पेशेंट का हर्निया का ऑपरेशन किया, जो आज बिल्कुल सकुशल और अपना दिनचर्या बड़ी आराम से बिता रहे हैं। फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। डॉक्टर मलिक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।